हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में है जहाँ पर हम लोग एमएससी लाइफ साइंसेस फ्रॉम जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे फ्रॉम 2017 ईयर्स। क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वीडियो नंबर 1, जिसके ऊपर मैंने बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड पार्ट ए के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो आज का वीडियो नंबर 2 होगा और यहाँ पर हम लोग वीडियो नंबर 2 और आज हम लोग पार्ट बी के बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, इन वीडियो का पार्ट ए के वीडियो नंबर 1 का लिंक यहाँ पर आई सिंबल में इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम लोग डायरेक्टली मूव कर रहे हैं पार्ट बी में। तो ये पार्ट बी है और यहाँ पर एनी 70 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए बायोकेमिकल रिएक्शन द रोल ऑफ एंजाइम इज टू। तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम का रोल होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको ई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होते हैं। तो ये हिल जो दिख रहे हैं, सबस्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ये हिल जो है, इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस अप हिल इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, इस हिल को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पहला ऑप्शन आ जाता है, मेम्ब्रेन कैन अंडरगो फ्लूइड टू जेल लाइक फेज ट्रांजिशन। ये ट्रू है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो मोबिलिटी ऑफ लिपिड वो भी चेंज करता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग फ्लूइड स्ट्रक्चर से जेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, लो टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर में अब जो ये जो टेल है किसके, लिपिड के, वो अब वाइब्रेट नहीं करेंगे, वो स्टिफ हो जाएगा और जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सॉलिड लाइक क्लोज एसोसिएशन। ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड आ जाता है, लिपिड बट नॉट प्रोटीन आर लेटरली मोबाइल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव लैटरली। जिसमें दो तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं, एक होता है लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट का मतलब है इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल। और एक होता है वर्टिकल, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से अगर कोई इस डायरेक्शन पे आए तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल है, लैटरल मूवमेंट और ट्रांजिशन मूवमेंट, बट प्रोटीन और लिपिड दोनों कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्पिंगोलिपिड आर प्राइमरली कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन। यस, स्पिंगोलिपिड बायोमेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल फॉर्म माइक्रोडोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। यस, माइक्रोडोमेन्स क्या होते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द सी ऑफ लिपिड। ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम लोग माइक्रोडोमेन बोलते हैं, और ये स्टेबल होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरीके से। तो ये जहाँ पर भी रहेंगे ये क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं तो इस तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों। तो रॉन्ग पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी आर जनरेटेड पर टीसीए साइकिल। ओके, तो टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ पर सबस्ट्रेट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन का है। और जब ये पूरा का पूरा एक राउंड रोटेट करता है, या एक राउंड टीसीए साइकिल ऑपरेट होता है, तो यहाँ पर 3 NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 1 FADH2 का होता है और 1 GTP विच इज इक्वलेंट टू 1 ATP। अब ये NADH भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑपरेट हो रहा है, और ये कन्वर्ट करेंगे ATP में। तो एक NADH से 3 ATP बनता है, तो 3 NADH से 3 × 3 9 बनेगा, 9 ATP। और एक FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद ये
2 ATP बनाते हैं, तो 2 इंटू 1 यानी 2 ATP। तो 9 + 2 11 + 1 कितना हो गया 12, तो आंसर विल बी 12, फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी इज नेचुरली मेड इन, हमारे स्किन पर प्रिकर्सर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन डी, जिस पे यूवी जब पड़ता है तो ये क्या बनाते हैं, विटामिन डी बना देते हैं, ठीक है। 7 कॉल्सिफेरॉल, तो आंसर होगा स्किन। द अमाइनो एसिड दैट इज नॉट फॉस्फोरिलेटेड, तो जहाँ पर भी फॉस्फोरिलेशन होता है वहाँ पे फ्री OH चाहिए, फ्री OH रिक्वायर्ड, ये कंडीशन है फॉस्फोरिलेशन के लिए। तो सेरीन के पास फ्री OH है, एस्पाराजिन के पास में फ्री OH नहीं है, इनके पास में एमाइड है, टायरोसिन के पास में फ्री OH है और थ्रियोनिन के पास फ्री OH है। तो ये तीनों सेरीन, टायरोसिन और थ्रियोनिन फॉस्फोरिलेशन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता, एस्पाराजिन। एस्पाराजिन बेसिकली इन्वॉल्व किस में होते हैं, एन टाइप ग्लाइकोसिलेशन में, ये पूछते हैं यहाँ से, तो ये याद रखना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट, तो फैटी एसिड जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है जो 2 कार्बन के, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में TC साइकिल में इंटर करता है, जिससे अभी जस्ट देखा हम लोगों ने NADH और FADH2 और ATP बनेगा, और ये दोनों फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करते हैं और फिर फाइनली ATP बनता है। तो हर एक बायोमोलिक्यूल का क्या फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए ऑक्सीडेशन के बाद, ATP। तो यहाँ पर आंसर पूछ रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन लिमिट द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन एनिमल टिश्यू, ये तो बहुत ऐड क्वेश्चन है, हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं, हम लोगों ने क्लास 12th वगैरह के NCERT में, 11th के NCERT में दिया हुआ पेस मेकर, ठीक है, यानी कि जो उस पाथवे को रेगुलेट कर सकता है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन से होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, ये रेगुलेटरी है, ये डिसाइड करता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ पर ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये डिसाइड करेगा कि इस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जाना है या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम। रेगुलेटरी एंजाइम हमेशा मल्टीमेरिक होते हैं, इनको एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, मल्टीमेरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम ने दिए, तो जो डैनिश फिजिशियन थे, ये ट्रू है। कैन बी यूज टू क्लासीफाई आर्की, नहीं, आर्की बैक्टीरिया पे ये स्टेन नहीं कर सकते। आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, उसमें ब्रांच फैटी एसिड होते हैं, ब्रांच चेन होते हैं, किन में, सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये वाला ग्राम स्टेनिंग इसको स्टेन नहीं कर सकता, तो ये स्टेनिंग नहीं कर सकता, हम लोग इसको क्लासीफाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो नॉट ट्रू पूछ रहा, आंसर होगा बी। अल्कोहल इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस टू जनरेट डिफरेंशियल स्टेनिंग, यस, अल्कोहल को यूज़ करते हैं हम लोग लिपोपॉलीसेक्राइड यानी लिपिड पोर्शन, आउटर लिपिड को रिमूव करने के लिए, किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो ये भी यूज़ करते हैं। ग्राम नेगेटिव सेल अपियर पिंकिश टू रेड, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स द एंजाइम ऑफ TCA साइकिल, ट्रू है। नंबर ऑफ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम सेल टाइप, यस, जो ATP ज़्यादा यूज़ करेगा वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ATP सिंथेसिस होता है, लाइक मसल सेल्स, वहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन लिपिड, इट कैन सिंथेसाइज, तो नॉट ट्रू पूछ रहा है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो नॉट ट्रू है, इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, यानी बहुत सारा काम ये खुद कर सकते हैं। सम यूकैरियोटिक सेल कैन सर्वाइव विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, यस ट्रू। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल RBC, उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ऑर्गेनल सेल जनरेट कर जाते हैं, फिर भी सर्वाइव करते हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछ रहा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टू टॉल हेटेरोजाइगस पी प्लांट आर क्रॉस्ड, हाउ मेनी F1 प्रोजेनी वुड बी हेटेरोजाइगस, तो पी प्लांट में जैसे कैपिटल T कैपिटल स्मॉल t क्रॉस करा देते हैं कैपिटल T स्मॉल t से, तो यहाँ पर
गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे, ये हेटेरोजाइगस, ये स्मॉल टी और ये जब कंबाइन करेंगे स्मॉल टी, यानी आउट ऑफ दिस 4 दीज आर हेटेरोजाइगस। कितने हेटेरोजाइगस हैं? 2। कितने में? 4 में। 1/2 आंसर बी। द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वॉज प्रोपाउंडेड बाई, यानी गिवन बाई या प्रपोज्ड बाई, किन्होंने किया था? तो टी.एच. मॉर्गन, ये सबसे पहले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द consequence of mutation base always changes the amino acid sequence of the encoded protein? नहीं, कोई जोरी नहीं है। जैसे ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ट्रू या मोस्ट एक्यूरेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखूं कि सेरीन को CUA भी कोड कर रहा है, CUC भी कोड कर रहा है, CUG भी कोड कर रहा है। मैंने ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर देखिए लास्ट वाले पोजीशन पे, जिसको वोवेल पोजीशन बोलते हैं, यहाँ पर तो चेंजेस है, ये तो चेंजेस दिख रहा है, तो ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। लेकिन इस म्यूटेशन की चेंजेस से सेरीन बन रहा है। सेरीन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं बन रहा है, सेरीन बन रहा है चेंजेस होने के बाद। तो इस तरह के म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, जहाँ पे चेंजेस होने के बाद भी प्रोटीन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस नहीं होगा। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं म्यूटेशन हमेशा चेंजेस अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंजेस लाए, क्योंकि तीनों से सेरीन बन रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, म्यूटेशन कैन समटाइम चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन गिविंग ए सर्वाइवल एडवांटेज टू ऑर्गेनिज्म अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। यस, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। नेक्स्ट को देख लेते हैं, ए सिंगल पॉइंट म्यूटेशन कैन नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, चेंज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं? सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद में क्या हो रहा है? ग्लूटामेट चेंज कर जा रहा है वैलिन में। ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट चेंजेस है अमीनो एसिड का, जिसकी वजह से शेप चेंज कर जा रहा है आरबीसी का। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है कि कोई चेंजेस नहीं होगा। लास्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज लीस्ट लाइकली टू डिसरप्ट द प्रोटीन फंक्शन। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पर मोस्ट लाइकली है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होने से पूरा का पूरा जहाँ पर फ्रेम शिफ्ट होता है उसके बाद से पूरा का पूरा जेनेटिक जो कोडोन है वो चेंज हो जाता है। तो ये चेंज होगा तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा बी। म्यूटेशन इन समटाइम चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन गिविंग द सर्वाइवल एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। बहुत सारे म्यूटेशन ऐसे हो सकते हैं जिनको हम लोग फेवरेबल म्यूटेशन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी गेन कर लेता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। आंसर विल बी बी ऑप्शन, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, an individual homozygous for recessive mutation XX was mated with the individual homozygous for recessive mutation YY. The resulting offspring shows the normal phenotype due to, okay. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर X और X ये म्यूटेशन है तो कैपिटल Y इनमें नॉर्मल जीन होंगे। अगर क्रॉस करते हैं जिसमें दूसरे वाले के साथ में क्रॉस किया जिसमें रिसेसिव म्यूटेशन दूसरा जीन है, तो पहला वाला नॉर्मल होगा, कैपिटल X ये नॉर्मल हो गए, इनको मैं स्मॉल, ये म्यूटेटेड वर्जन है, ये नॉर्मल वर्जन है, और यहाँ पर स्मॉल y ये म्यूटेटेड वर्जन है। तो जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगा, एक नॉर्मल वाला आएगा और एक स्मॉल वाला म्यूटेटेड, एक कैपिटल Y जो नॉर्मल है और दूसरा म्यूटेटेड। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल वाला कैपिटल डोमिनेंट है स्मॉल x पर जो म्यूटेटेड वाला है, तो ये तो वाइल्ड टाइप हो गया, और ये वाला भी कैपिटल Y नॉर्मल डोमिनेंट होगा स्मॉल y म्यूटेटेड वर्जन पे, तो ये भी वाइल्ड टाइप, यानी इस तरह के ऑर्गेनिज्म वाइल्ड टाइप होंगे। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाइल्ड टाइप कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम इन जेनोपस oocyte। तो ये जेनोपस के oocyte यानी एग में देखा गया कि यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम जो रहते हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, और ये होता है जब किस स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 में, यानी ये जब होमोलोगस पेयरिंग अप होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम
पेयरिंग करते हैं, तो आंसर होगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इस स्टेज में। आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम इन द ड्रोसोफिला। तो ड्राइप्टेरा यानी बहुत सारे इंसेक्ट में देखा गया कि उनकी गट में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर जाएंगे। कैसे, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यानी सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एक ही सेल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यानी एक ही सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, जो इंसेक्ट्स में होता है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a living cells has 28 thymine content in the chromosome, which of the following is correct proportion of guanine in its genome? Okay, तो ये तो चरगाफ रूल वाला है, यानी थाइमीन अगर 28% होगा तो एडेनिन भी 28% होगा, क्योंकि ये थाइमीन एडेनिन के साथ कंबाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो 28 + 28 कितना हो जाएगा, दोनों 56। तो 100% माइनस 56% यानी 44%। ये रिमेनिंग होगा, जिसमें रिमेनिंग बेसिस होंगे। तो रिमेनिंग बेसिस क्या हो गए, सी कंबाइंस विद जी। ये 44 दोनों कंबाइन करके तो इंडिविजुअल का कितना होगा, 44 / 2 22, यानी ये 22 होंगे और ये भी 22 होंगे। तो आंसर होगा 22%, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन? ओके, द फर्स्ट AUG फ्रॉम 5' एंड ऑफ mRNA सर्व एज द ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट, ये ट्रू है। AUG हमेशा किसको, मेथियोनिन को करता है, और ये स्टार्ट कोडोन है, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट, देयर आर 61 ट्रिपलेट कोडोन दैट स्पेसिफाइड 20 अमीनो एसिड, ये भी ट्रू है, क्योंकि बाकी 3 जो होते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं। ट्रांसलेशन इज कैटेलाइज्ड बाय ATS राइबोसोम इन द यूकैरियोट्स, ये भी ट्रू है। जब 60S + 40S ये दोनों कंबाइन करके ATS फॉर्म करते हैं, तब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, तो ये ट्रू है। साइलेंट म्यूटेशन आर नॉट डिकोडेड इन एमाइनो एसिड, नहीं, साइलेंट म्यूटेशन भी डिकोडेड होता है, इट इज डिकोडेड। डिकोडेड का मतलब कि ये साइलेंट म्यूटेशन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है कि नहीं, किया जाता है। जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था, CUG CUA सब सेरीन को कर रहे हैं, तो सेरीन तो बन रहा है, और यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन क्योंकि ये G है ये A है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि नॉट बोल रहा है, तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेटिंग द प्रोटीन टू वेरियस ऑर्गेनेल इज गवर्न्ड बाय द सिग्नल सीक्वेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन जो बनते हैं वो उनको टारगेट किया जाता है, चाहे वो लाइसोसोम में जाएं तो या सेल मेम्ब्रेन में जाएं, तो किसी ऑर्गेनेल में टारगेट करने के लिए उनके आगे मोस्टली एन टर्मिनस पे, या फिर किसी प्रोटीन के एन टर्मिनस पे, या फिर किसी प्रोटीन है उनके सी टर्मिनस पे, ठीक है, या समटाइम इंटरनली ऑल्सो देर आर सिग्नल पेप्टाइड। और सिग्नल पेप्टाइड बेसिकली होता क्या है, ये सिग्नल देगा कि इस प्रोटीन को जाना कहाँ है, टारगेट कहाँ है, तो ये प्रेजेंट होते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोटीन इटसेल्फ। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्वेज पाथवे रेफर्स टू। साल्वेज पाथवे से न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आता है। साल्वेज पाथवे से क्या होता है, 2 पाथवे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के, एक होता है डिनोवो पाथवे और दूसरा होता है साल्वेज पाथवे। डिनोवो से कंप्लीटली न्यू न्यूक्लियोटाइड बनाया जाता है, लेकिन साल्वेज पाथवे से रिसाइकल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ए टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट? ओके, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आते हैं एंडोन्यूक्लियस, जो DNA को क्लीव करते हैं, और ये उसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है, जो फॉरवर्ड और रिवर्स से सेम रीड किया जाए, जैसे GAACTT और यहाँ पर CTTGAA। तो यहाँ देखिए, ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन से 5' से इस डायरेक्शन में, और ये 5 डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, दोनों सेम है, तो इस तरह के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। लेकिन ये भी तब आपस में कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, देखिए। तो यहाँ पर इसी तरह का सीक्वेंस को देखना है, C का कॉम्प्लीमेंटेशन G होना चाहिए, ये नहीं है,
सी का कॉम्प्लीमेंटेशन जी होना चाहिए, ये भी नहीं है। जी का कॉम्प्लीमेंटेशन सी होना चाहिए, नहीं है। जी का कॉम्प्लीमेंटेशन सी है, ये हो सकता है। टी का ए होगा कॉम्प्लीमेंटेशन सी का जी, ये करेक्ट है, आंसर विल बी टी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी ए क्लोनिंग वेक्टर ए प्लाज्मिड डज नॉट रिक्वायर्ड। तो क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं जो सिर्फ क्लोनिंग के लिए यूज होते हैं, यानी इनमें डीएनए को डालकर इनका बस रेप्लिकेशन कराया जाता है। जैसे ये प्लाज्मिड है और ये फॉरेन डीएनए है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, यानी प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए इस तरह के क्लोनिंग वेक्टर को यूज़ नहीं करते, उनको हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं, जिनमें ट्रांसलेशन हो सकता है। तो अब आ जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये होगा क्योंकि यहाँ पे ओरिसी साइट होते हैं अगर ये ई कोलाई में हो रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर ये भी होगा क्योंकि इनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं बाई एंटीबायोटिक प्रेजेंस ऑफ antibiotic gene on this, so that that particular cell in which this cloned vector has gone become antibiotic resistant। वह एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट हो सकता है या कैनामाइसिन, तो ये ट्रू है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट ये भी होंगे ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके ये फॉरेन डीएनए को उसमें लाइगेट किया जाए, तो ये भी होंगे। टू बी हाई कॉपी नंबर, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हाई कॉपी नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कॉपी नंबर इंक्रीज कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन नहीं कराना है। ट्रांसलेशन कराना रहता तब हाई कॉपी नंबर चाहिए ताकि ज़्यादा राइबोसोम बाइंड करते तो ज़्यादा प्रोटीन बनता। तो ये ऑप्शन डज नॉट पूछ रहा है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस यूजिंग नॉर्दर्न ब्लॉट। तो नॉर्दर्न ब्लॉट हम लोग एमआरएनए डिटेक्शन के लिए, यानी जीन एक्सप्रेशन एट एमआरएनए लेवल पे हो रहा है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि टोटल एमआरएनए को रन करते हैं जेल पे और उसको नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं और फिर स्पेसिफिक प्रोब लेते हैं जिस जीन के बारे में आपको स्टडी करना है कि ये पार्टिकुलर जीन एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं एट एमआरएनए लेवल, और उस प्रोब को हम लोग 5 प्राइम पे रेडियो लेवल कर देते हैं। और जब इसके ऊपर डालेंगे तो अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है तो ये क्या करेगा, एमआरएनए के साथ में कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, डीएनए, और एमआरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंड कॉम्प्लीमेंट कर डुप्लेक्स फॉर्म किया, वहाँ से फ्लोरेसेंस आएगा, उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो अब आ जाता है ऑप्शन पे, लेंथ ऑफ रीडिंग फ्रेम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, ये नहीं फाइंड आउट कर सकते, नॉट एड्रेस, इसको एड्रेस नहीं कर सकते। स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, यस ये ट्रू है। टेम्पोरल एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि टेम्प्रोरी ये पर्टिकुलर कंडीशन में होता है कि नहीं, तो ये दोनों होते हैं, इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ एमआरएनए समटाइम हम लोग लेंथ के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीन के लिए डीएनए का लेंथ अगर 500 बेस पेयर है, तो अगर 500 बेस पेयर के लिए अगर हम लोग प्रोब लगाएंगे तो हम लोग ये देख लेंगे कि ये पूरा का पूरा इंटैक्ट पूरा का पूरा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर पूरा का पूरा लेंथ यहाँ बाइंड करके अटैच कर गया इसका मतलब ये बन रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ एमआरएनए के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई यूज़ करता नहीं, मोस्टली हम लोग इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। बट लेंथ ऑफ रीडिंग फ्रेम, क्योंकि लेंथ ऑफ रीडिंग फ्रेम बहुत बड़ा होगा तो इसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एमआरएनए बहुत फास्ट डिग्रेड भी करता है। तो नॉट पूछ रहा है, आंसर होगा फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चरगाफ रूल अबाउट डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टेट दैट प्यूरिन डिवाइड बाय पायरिमिडिन इज इक्वल टू 1, दोनों का रेशियो 1 होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन combination to a mass of Cali is likely to induce maximum cell division। तो सेल डिवीजन के लिए कैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, इससे शूट बनने वाले और रूट बनने वाले, ये होता क्या है कैलस, ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। तो अब इनको डिफ्रेंशिएट कराना, तो रूट डिफ्रेंशिएट कराना, रूट बनाना तो हम लोग ऑक्सिन डालेंगे, और शूट बनाना तो हम लोग जनरली साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं या फिर जिब्रेलिक एसिड। तो या तो साइटोकाइनिन या तो जिब्रेलिक एसिड, आंसर विल बी जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन, इन दोनों कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुगेदर कार्बन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लांट ड्राई मास। प्लांट के किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं उनमें CHO बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, लाइक दैट। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन। तो कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, कितना, ऑलमोस्ट 50%। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 10% और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 40%, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, 50 + 40 90, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर।
पॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए एक तो हम लोग लाइकेन बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, और दूसरा यहाँ पे मॉसेस होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन यानी ये फोटोसिंथेसिस करता है और ये ऑक्सीजन लेता है एयर से, और एयर में अगर ऑक्सीजन है इसके अलावा या फिर पॉल्यूटेंट नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस या सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब क्या हो सकता है, इसके अंदर जा सकता है, और इसके अंदर जाकर क्या होंगे, इनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। तो मॉसेस आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट द पॉल्यूशन प्रेजेंट इन द एयर। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर वाइडली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। ओके, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द सीड, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये भी ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, नो। हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए हम लोग कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये टेम्प्रोरली क्या करता है, प्लांट की या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो इससे प्लांट क्या होंगे, वो ग्रो कम करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस इट इज़ ट्रू, ये इंक्रीज करेगा क्रॉप के यील्ड को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करते, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, मैन्योर यूज़ करते हैं। विच अमंग देम सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड पूछ रहा है इन 1960 एंड 70। तो इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी को यूज़ किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थे, हाई यील्डिंग वेराइटी का जेनेटिकली मॉडिफाइड था, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ये तो यूज़ नहीं होता, ऑर्गेनिक फार्मिंग उस वक्त नहीं था 1960 और 70 में, ये 2008 और 10 में ये आया, तो ये भी उस टाइम पे नहीं था। तो ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे, फर्स्ट और सेकंड ट्रू होगा, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर एलिमेंट कॉजिंग सैलिनिटी स्ट्रेस इन द प्लांट इज। तो सैलिनिटी सबसे मेजरली प्लांट काउंस करता है Na+ की वजह से, क्योंकि Na+ क्या होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक ऑफ मोस्ट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर आफ्टर। ओके, एम्ब्रियो सैक को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड, और मेगास्पोर क्या है, डिप्लॉइड, 2n। तो यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म है वो फ्लावरिंग फॉर्म करता है, फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिनको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल के अंदर क्या होता है, ओवरी, ठीक है, या पिस्टिल भी बोल सकते हैं। पिस्टिल में स्टाइलिस्टिग्मा और ओवरी रहेगा, तो ओवरी के अंदर क्या रहते हैं, ओव्यूल, ये मैं पूरा का पूरा लिख दे रहा हूँ, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होंगे, मेगास्पोर, मदर सेल। यहाँ तक ये 2n कंडीशन होते हैं, डिप्लॉयड। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन जाएगा, जिसको हम लोग मियोसिस भी बोलते हैं, मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन होने से ये 2n कन्वर्ट करेंगे 4 हैप्लॉइड में, और इन 4 में से 3 का क्या होता है, डेथ हो जाती है, ये सर्वाइव नहीं करते, सिर्फ एक सर्वाइव करेगा, ये सर्वाइव किया, और ये सर्वाइव करने के बाद में अब इनका क्या हो गया, इक्वेशनल डिवीजन होगा, यानी माइटोसिस। एक बार माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेंगे, फिर दूसरा माइटोसिस होगा, सेकेंड माइटोसिस, तो ये कितने होंगे, 2 से 4 बनेंगे, फिर तीसरा माइटोसिस होगा, थर्ड माइटोसिस, तो ये क्या बनेंगे, 8 सेल्स, ठीक है। और 8 सेल्स अब अरेंज होंगे इस एम्ब्रियो सैक में, 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और 2 सेंटर पे, ठीक है। एंटीपोडल कहलाता है, यहाँ पे सेंट्रल सेल्स कहलाते हैं, और यहाँ पर ये कहलाते हैं सिनर्जिड, और इसी में से सेंटर वाला एग रहता है। अब यहाँ पर स्पर्म इसमें फर्टिलाइज करेगा और इन दोनों में फर्टिलाइज करेगा, तो एक इनसे फर्टिलाइज करेगा तो 3n बनेगा, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं, और इस पर फर्टिलाइज करेगा, एक पर फर्टिलाइज किया तो ये डिप्लॉयड बनेगा, जिसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे। तो अब यहाँ पर आंसर आ जाते हैं कि आंसर क्या होगा, कि यहाँ पर इसी फीमेल गैमेट को, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद में ये जो इंडिविजुअल 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। और मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर की डेथ हो गई, एक मेगास्पोर सर्वाइव करेगा, तो मेगास्पोर से बनाना है यहाँ पर क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। तो कितने राउंड हुए, 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड, तो आंसर होगा 3 माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेंच एनाटॉमी इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन। तो क्रेंच एनाटॉमी बेसिकली है क्या,
ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स में कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में थिक सेल्स होते हैं, उनको हम लोग बंडल शीट बोलते हैं। तो थिक डिपोजिशन ऑफ बंडल शीट अराउंड द वस्कुलर बंडल, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेंच एनाटॉमी। और क्रेंच एनाटॉमी उन प्लांट में होता है जिनमें C4 साइकिल होते हैं, और उनके बेस्ट एग्जाम्पल है मेज और शुगर कैन। तो जिस प्लांट में C4 साइकिल होगा उनको हम लोग बोलेंगे क्रेंच एनाटॉमी। तो इस तरह के प्लांट वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इनमें फोटोसिंथेसिस रेट भी ज़्यादा होगा, सुक्रोज का सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जनरली मेज और शुगर कैन में होगा। तो आंसर होगा ए। तो बस आज के वीडियो में बस इतने ही तक, मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 61 से आगे सॉल्व करेंगे। होप सो कि ये वीडियो आपके हेल्प करेगी आपके जेन्यू लाइफ साइंसेस इंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।